हाँ जी, आज का जो अपना टॉपिक है कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद, इसके पेशेंट ओपीडी में अक्सर मिलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कैटरेक्ट जो है वो लेंस से संबंधित बीमारी है, यानी कि हमारी जो विजुअलाइजेशन करने के लिए हमारे आई की जो संरचना है उसमें कॉर्निया, लेंस, रेटिना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से किस चीज़ में डिफॉर्मिलिटी होता है तो कैटरेक्ट होता है। तो इसका आंसर होता है लेंस, यानी लेंस की डिफॉर्मिलिटी के अंतर्गत हम कैटरेक्ट को अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैटरेक्ट समझने के लिए कि कैटरेक्ट पे जाएं तो इसके लिए हमें लेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अब लेंस की नॉलेज से पहले हमें थोड़ा सा सुपरफिशियली हम लेंस से संबंधित अप्लाइड जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं अपन। तब जाके हम समझ पाएंगे कि हाँ, कैटरेक्ट जब होगा किसी पर्सन को तो उसमें लेंस में क्या चीज़ें बिगड़ती हैं जिसकी वजह से उसके हैंड मूवमेंट या फिर लाइट परसेप्शन या फिर फिंगर काउंटिंग तक पेशेंट नहीं कर पाता। ठीक है, इतना तक समस्या चली जाती है और ब्लाइंडनेस तक भी हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ग्रास एनाटॉमी हल्का सा देख लेते हैं, क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि जो अपनी लेंस होती है वो किस चीज़ से बनी होती है। तो सरफेस एक्टोडर्म, यानी कि ओरिजिन यदि माना जाए लेंस का तो वो एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, शेप की बात करें तो अपना जो लेंस होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है, यानी दोनों तरफ से फूला हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है। ठीक है, यदि कलर की बात करें तो अपना जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है लेंस का, क्योंकि ये वेस्कुलर है, उसकी कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है और ना ही कोई नर्व सप्लाई है लेंस के अंतर्गत। ठीक है, और यदि बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो 1.386 से लेके 1.406 के बीच का इसका रेंज होता है। ठीक है, और रही बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो होल लेंस का एक जैसा नहीं रहता। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है, तो जो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये तो अपनी ऊपर की पार्ट हो गया कॉर्टेक्स, और बीच का जो पार्ट हो गया वो हो गया आपकी न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है यानी कि सेंटर ऑफ लेंस जो होता है, ठीक है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, साइट ऑफ लेंस की यदि बात करें तो लेंस आई ऑर्बिट के अंदर या फिर बोल सकते हैं आई की जो एनाटॉमी है उसमें कौन सी स्पेस है जहाँ पे लाई करता है, तो पटेलर फोसा बोलते हैं। ठीक है, और यदि बात करें हम इक्विटेरियल डायमीटर की बात करते हैं तो वो 10 mm होता है, और लेंस की पावर की बात करें तो 16 से 90 डायोप्टर के बीच में रेंज रहता है। तो ये हमने थोड़ी सी ग्रास एनाटॉमी समझी, और इसके बाद हम लेंस की अटैचमेंट समझते हैं। ठीक है, और लेंस के फर्दर क्या पार्ट्स होते हैं उसको समझते हैं। तो जो लेंस का अटैचमेंट की बात करें तो अपनी जो लेंस है ना, एंटीरियरली क्या होती है, वो सिलियरी बॉडी के जो फाइबर्स होते हैं उसके द्वारा अटैच रहती है। ठीक है, जीन ऑफ जोनोला से बोल सकते हैं। तो सिलियरी बॉडी से एंटीरियरली अटैचमेंट दिखता है इसका। यदि पोस्टीरियरली की बात करें तो पोस्टीरियरली वो रेट्रो लेंटल लिगामेंट होता है, उसके द्वारा ये अटैच रहती है। तो ये अटैचमेंट हो गया, यानी कि लेंस को एक पोजीशन में फिक्स करने के लिए। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ लेंस की। तो स्ट्रक्चर ऑफ लेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कैप्सूल, फिर एपिथेलियल, फिर फाइबर्स, यानी कि अपनी एक लेंस है, उस लेंस की जो संरचनाएं हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला कैप्सूल की बात करते हैं। ठीक है, तो जो कैप्सूल इट मीन्स की लेंस की आउटर मोस्ट कवरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, कैसी होती है, तो इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंस कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, थीन, ट्रांसपेरेंट एंड हाईली मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, यानी कि कवरिंग करके रखेगा इसको। फिर इसके बाद बात करते हैं थिकेस्ट और थिनेस्ट, यानी कि अपन को ये ध्यान रखना है कि जो अपनी लेंस है कि जो कैप्सूल है वो किस जोन में ज़्यादा मोटी है, किधर ज़्यादा पतली है। ठीक है, तो जब थिनेस्ट की बात करते हैं तो थिनेस्ट को क्या होता है कि पोस्टीरियरली जो पोल होता है उस साइड वो बहुत पतली लाई करती है। ठीक है, और जो अपनी क्या बोलते हैं कि प्री इक्वेटोरियल जो रीजन होता है वहाँ पे वो एकदम मैक्सिमम थिकनेस दिखाई देता है। जैसे देखो, यदि हम बात करते हैं कि अपनी जो लेंस की कैप्सूल है तो वो कैसी रहती है, थीन, ट्रांसपेरेंट और हाइलिन, और कहाँ ज़्यादा मोटा है कहाँ जहाँ पतला है वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा लेंस की एपिथेलियम के ऊपर। तो जो हमारी लेंस की एपिथेलियम होती है वो एक्चुअली है क्या, तो वो एक प्रकार से क्यूबोइडल सेल्स होती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो एक क्यूबोइडल सेल्स, एक एक जो सेल्स दिख रही है वो क्यूबोइडल फॉर्मेट में है। तो ये रहती तो क्यूबोइडल है। ठीक है, यदि एंटीरियर एपिथेलियम की बात करूँ मैं लेंस की, तो वो एंटीरियर एपिथेलियम रहती क्यूबोइडल है, लेकिन वो क्या होता है कि धीरे धीरे जब इक्वेटोरियल रीजन पे जाते हैं, जैसे यहाँ से समझते हैं, जैसे ये अपनी की एंटीरियर साइड हो गया। ठीक है, एंटीरियर साइड में ये सारी की सारी सेल्स क्या है, क्यूबोइडल है। लेकिन जब अपन इक्वेटर रीजन पे जाते हैं तो वहाँ पे सेल्स क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, यानी कॉलमनर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है कि अपन जो एपिथेलियल्स है, यानी लेंस की एपिथेलियल है, वो एंटीरियरली जो एपिथेलियल है वो कैसी होती है, रहती तो
नेचर में क्या है, क्यूबोइडल, लेकिन वो कन्वर्ट होती है जब अपनी इक्वेटर रीजन में जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है कॉलमनर में। जैसे यहाँ देखो ये सब एपिथेलियम कैसी दिखाई दे रही है, क्यूबोइडल। यहाँ पे जब अपन इक्वेटर रीजन पे जा रहे हैं तो धीरे धीरे सेल्स की साइज बड़ी हो रही है ना, तो यानी कि वो कन्वर्ट हो गई कि इसमें अपन बिकम्स कॉलमनर में चेंज हो गई। ये तो बात ठीक है, ये तो किसके लिए रहा, एंटीरियर एपिथेलियम की यदि बात करते हैं तब। लेकिन एक चीज़ और सीखने की है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, यही फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है, इलोंगेट, क्या बोल सकते हैं, इलोंगेटिंग टू फॉर्म अ न्यू फाइबर सेल्स। यानी कि ये जो फाइबर्स बन रहे हैं ना लेंस के अंतर्गत, जो फाइबर, जैसे देखो ये तो बीच का पोर्शन आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इस न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्राइमरी लेंस के फाइबर्स होंगे। जैसे यहाँ देखो फीटल लेंस हो गया, ये मैच्योर लेंस हो गया। तो जो फीटल लेंस है इसके अंदर के जो भी फाइबर्स बने हैं, ठीक है, वो किससे बने होंगे, ये जो लेंस एपिथेलियम है, ये लेंस एपिथेलियम क्या होगा, वो कन्वर्ट होकेगा, बनाएगा, ठीक है, इलोंगेट होकेगा लेंस फाइबर में, ठीक। डिपेंड करता है कि कब फीटल लाइफ में बना हुआ है तो प्राइमरी लेंस फाइबर्स हुए, ठीक है। यदि बाद बाद में बना है तो सब सेकेंडरी बोल सकते हो, सेकेंडरी लेंस फाइबर के तौर पे इनको काउंट कर लेंगे हम, ठीक। लेकिन बनते किससे हैं, यही जो एपिथेलियल सेल्स है इन्हीं के इलोंगेशन से बनते हैं, ठीक। लेकिन अब रही बात एंटीरियर साइड में, एंटीरियर साइड में तो हमने ऐसा देखा, लेकिन पोस्टीरियरली क्या होता है कि जो पोस्टीरियर साइड की जो सेल्स होती हैं, ठीक, वो क्या करती हैं कि दिज सेल आर यूज, अब किस चीज़ में यूज हो जाते हैं, फिलिंग इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ लेंस, ठीक है, वेजाइकल ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ लेंस। यानी कि वो उस समय सेंट्रल कैविटी को भरने में चले जाते हैं, ठीक है। तो एंटीरियरली तो अच्छे से दिख रहा है, पोस्टीरियरली कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो वो सब सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई कि अपनी जो सेंट्रल कैविटी ऑफ लेंस है, ठीक है, उसको फिलअप करने के समय यूज हो जाते हैं। और रही बात अपनी जो देखने में कैसे दिखाई देता है, तो ये जो अनियन शेप है, जैसे अनियन में एक एक लेयरिंग होती है ना, सेम ऐसे ही लेंस का स्ट्रक्चर भी होता है। अब रही बात, हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लेंस के फाइबर के ऊपर। तो जो लेंस का फाइबर है उससे क्या होता है कि वो दो रीजन में अप होता है, एक न्यूक्लियस वाले एक कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो जैसे यहाँ पे देखो फिटल लेंस है तो यहाँ पे प्राइमरी लेंस फाइबर मौजूद है, यहाँ पे भी देखो ये साइड में तो सेकेंडरी लेंस फाइबर हो गए, ठीक है, फिर ये लेंस का न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, और ये जो लेंस में सूचर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो अपने फाइबर्स हैं उनके बीच में एक प्रकार से सूचरिंग वाली स्टेज है, एक यहाँ पे है एक इधर पे है, ठीक है। और रही बात, तो लेंस का जो अपना क्या बोलते हैं कि जो लेंस फाइबर है, इसके बाद फर्दर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स लेंस का, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या रीजन है, तो इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला चर्चा करते हैं न्यूक्लियस पे। तो ये देखो मान लो ये पूरा के पूरा लेंस है, और लेंस में एक एक न्यूक्लियस है, मतलब टोटल 4 प्रकार के न्यूक्लियस दिखेंगे आपको। एक तो होता है एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, सो एकदम डीप में जिसमें ओल्डेस्ट फाइबर मौजूद होते हैं, ठीक है, ये होगी न्यूक्लियस एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। इसके बाद बनता है फिटल न्यूक्लियस, ठीक है, इसके बाद बनता है इन्फेंटाइल न्यूक्लियस, इसके बाद बनता है एडल्ट न्यूक्लियस। यानी ये क्रोनी मतलब सीक्वेंस वाइज है, पहले सबसे डीपेस्ट या आप बोल सकते हैं सबसे पहले बनने वाला एम्ब्रियोनिक लाइफ के ही समय, तो एम्ब्रियोनिक हो गया। इसके बाद क्या बनता है फिटल, तो फिटल न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है, इन्फेंटाइल वाला स्टेज आता है, तो इन्फेंटाइल न्यूक्लियस इस समय बनता है, फिर एडल्ट वाला बाद में बनता है, ठीक है। तो ये अपना न्यूक्लियस के अंतर्गत की रेंज हो गई, ठीक। अब देखो एम्ब्रियोनिक के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि जितने भी ओवरऑल यदि न्यूक्लियस की चर्चा करते हैं तो इसके सबसे अंदर है, तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ लेंस हो गया, ठीक। लेकिन ये जो होती है फर्स्ट टू थर्ड मंथ को जो जेस्टेशन होता है उसी समय बन जाती है, ठीक है। और इसके इसमें क्या लाई करते हैं, इसी के अंतर्गत प्राइमरी लेंस फाइबर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि फेटल लाइफ के समय यदि जो ये मान लो ये न्यूक्लियस का रीजन है, तो इसमें जो फाइबर्स लाई करेंगे वो कौन से होंगे, प्राइमरी लेंस फाइबर होंगे, ठीक। तो इनर मोस्ट पार्ट और कंसिस्ट किससे रहती है, तो यही बोलेंगे हम प्राइमरी लेंस फाइबर से बनी रहती है, ठीक है। अब फीटल एम्ब्रियोनिक के बाद अब फीटल पे आएंगे, तो फीटल को क्या बोलेंगे, अराउंड द एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि बीच में हो गया न्यूक्लियस एम्ब्रियोनिक वाली, उसके अगल बगल जो भी रहेंगे वो होगा फीटल न्यूक्लियस। तो जो फीटल न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें सूचर्स की बात आती है, ठीक है। जो सूचर्स होते हैं एंटीरियरली जो सूचर्स होता है वो वाई शेप का दिखता है, और पोस्टीरियरली जो होता है वो इन्वर्टेड वाई शेप दिख रहा है। जैसे ये अपनी ओवरऑल क्या है, सारे के सारे फाइबर्स हो गए, ठीक है, न्यूक्लियस के फाइबर्स है। अब यहाँ पे आपको वाई शेप दिख रहा होगा, ठीक है, यानी यदि हम बात करें तो ये एंटीरियरली है तो यहाँ पे वाई दिखा, और ये पोस्टीरियरली देखें तो उल्टा वाई दिख रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड वाई दिख रहा है। तो यानी कि इधर वाला एंटीरियर हो गया, पीछे साइड से पोस्टीरियर हो गया। तो इस जो संरचना है इसमें जो सूचर्स हैं, सूचर्स के जो ज्वाइंट्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं, रिजेंबल कैसे होते हैं, तो ये ऐसे दिखते हैं, यानी कि एंटीरियरली
वाई दिखते हैं और पोस्टीरियरली देखें तो इन्वर्टेड वाई दिखता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फीटल वाली स्टेज में जो चीज़ें हैं उससे संबंधित। अब देखो इसके बाद आता है इन्फेंटाइल, यानी कि एम्ब्रियोनिक, फीटल, इसके बाद इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल की बात करते हैं इसको लिए क्या बोलेंगे, अराउंड द फीटल न्यूक्लियस, यानी कि आपको पता है जो येलो वाली हो गई वो फीटल होगी, इसके बाद जो दिख रही है आपको ब्लू कलर की वो आपकी होगी इन्फेंटाइल वाली। तो इन्फेंटाइल ये बनता कब है, तो बर्थ टू प्यूबर्टी, ठीक है। जब इन्फेंटाइल यदि की बात करते हैं तो ये रहता है आपकी लेंस फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। और एडल्ट न्यूक्लियस की यदि बात करें, एडल्ट वाली न्यूक्लियस, तो एडल्ट न्यूक्लियस क्या होता है कि ये बनता कब है, तो प्यूबर्टी टू रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ऐसी रहती है इसकी कंडीशन। अब अराउंड द, अभी यदि एडल्ट न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो सबसे बाहर ही हो गया, जैसे सबसे बाहर में हो गया तो वो किसको कवर करके रखेगा, तो इन्फेंटाइल के सराउंडिंग में रहेगा, तो उसको एडल्ट बोलेंगे, ठीक। तो ये रही बात कि हम एक एक को समझें कि जो लेंस होता है, लेंस के अंदर का न्यूक्लियस होता है, लेकिन इस समझ क्यों रहे हैं हम, ये बड़ी बात है। तो इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप सीखो कि देखे एम्ब्रियोनिक और फीटल यदि इस स्टेज में यदि कैटरेक्ट होता है, क्योंकि कैटरेक्ट क्या है, लेंस से संबंधित बीमारी है। तो जब लेंस से संबंधित बीमारी है तो यदि मान लो कैटरेक्ट पेशेंट आया जिसके अंतर्गत हमने इन्वेस्टिगेट किया, डायग्नोस किया जो भी चीज़ें, तो हमें मिला कि इसके एम्ब्रियोनिक और फीटल न्यूक्लियस एसोसिएटेड हैं, यानी कि यहाँ पे ओपेसिटी है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि अच्छा ये कंजेनाइटल हो सकता है, ठीक है, बाय बर्थ मिला है। चूँकि ए वाली स्टेज में परिवर्तन कब होगा, चूँकि ए वाली स्टेज तो इनिशियल में रहती है, तो हम इसलिए इसको चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। यदि इन्फेंटाइल और एडल्ट वाली है तो हम बोल सकते हैं डेवलपमेंटल है या इक्वायर्ड है, ठीक है, इक्वायर्ड कंडीशन में मिल सकता है। तो इस चीज़ को इसलिए समझा जा रहा है कि न्यूक्लियस के अंतर्गत जो चार पार्ट्स हैं इसके न्यूक्लियस के, ठीक है, तो वो क्या क्या हैं और फर्दर उससे क्या हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो हमने न्यूक्लियस देखा। न्यूक्लियस के बाद अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, यानी कि जो लेंस है वो कैसे एक अपने आप अपने को मेंटेन करके रखा है, ठीक। क्योंकि ये जो बायोकेमिस्ट्री बिगड़ेगी तभी लेंस में क्या होगा, ओपेसिटी क्रिएट होने चालू होगा। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल नीड तो सबको ग्लूकोज की रहती है, ठीक है। तो ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है लेंस के लिए, यदि वो बिगड़ जाता है तो लेंस में ओपेसिटी आना कॉमन है, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा वाटर चला जाएगा उसके अंतर्गत तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं कि उसके अंदर मिनरल्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उससे प्रोटीन जो लेंस के प्रोटीन है वो डीनेचर होने चालू हो जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमें बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है उसको नीड के लिए तो चाहिए लेंस को, तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा उसका 80% का जो है वो अपना काम चला लेता है, 80% पार्ट इससे हो जाता है। फिर HMP शंट होता है, इससे 15% का भागीदारी रहती है। फिर क्रेब्स सिट्रिक साइकिल एसिड है, ठीक है, क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल जो है इसके द्वारा। और एक होता है सॉर्बिटल पाथवे। तो इसमें से जो सॉर्बिटल पाथवे है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी जो प्रक्रिया तो नेचुरली है वो चलती रहती है, लेकिन जो सॉर्बिटोल वाला है इसमें थोड़ी सी क्या होती है, कंसंट्रेशन जैसे ही बिगड़ा वैसे ही अपन ओपेक कंडीशन आ जाएगा। जैसे मान लो ग्लूकोज होता है तो अपने जो लेंस है उसके अंदर एल्डोज रिडक्टेज पहले से मौजूद है, लेंस के इनसाइड रहता है। तो बाहर से ग्लूकोज आया तो यदि लेंस में ज़्यादा मात्रा में आ रहा है कम मात्रा में आ रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ग्लूकोज आपके लेंस में आया तो उसको जो एल्डोज रिडक्टेज है वो सॉर्बिटोल में कन्वर्ट करता है। यदि एक्सेसिव मात्रा में आ रहा है तो एक्सेसिव मात्रा में सॉर्बिटोल बदलेगा, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट हमें हमारे लेंस के अंदर मिला ये क्या होता है कि कैन नॉट डिफ्यूज आउट द लेंस। अब ये बेचारा बाहर नहीं जाता, जब बाहर नहीं जाएगा कोई भी चीज़ एक जगह इकट्ठा होकेगी तो उससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होकेगा या फिर अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो जहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा वाटर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। तो ये जब बाहर नहीं निकल पाता तो इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड फ्लो इनसाइड द लेंस। अब लेंस के अंतर्गत फ्लूइड आने चालू हो जाते हैं। जब लेंस के अंतर्गत फ्लूइड आएंगे तो अब थोड़ी सी अलग बायोकेमिस्ट्री चलती है, जिसकी वजह से कि लेंस की जो प्रोटीन्स होते हैं उन पर थोड़ा अलग रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ओपेक या हेजी नेचर आ जाता है लेंस के अंतर्गत। तो जिसकी वजह से क्या होता है कैटरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये वाली पॉसिबिलिटी कब होगा, ग्लूकोज कब सही मात्रा से अधिक मात्रा में जाएगा, जब आपको डायबिटिक मेलाइटस हो या फिर गैलेक्टोसेमिया की कंडीशन हो। तो यानी एक्टिव कब होखेगा ऐसा कंडीशन, तो कुछ कंडीशन है जैसे डायबिटिक मेलाइटिक, यदि पेशेंट हो डायबिटिक मेलाइटस का तो इसमें पॉसिबिलिटी है ज़्यादा होने का, ठीक है। तो ये रही अपनी थोड़ी सी इसकी बायोकेमिस्ट्री। फर्दर और देखते हैं यहाँ पे देखो
अपनी जो लेंस है, ठीक, लेंस में क्या है कि लेंस के अंतर्गत भी एक नॉर्मल जो मिनरल्स हैं उसका कंसंट्रेशन होगा। लेंस के बाहर जो एक्वस ह्यूमर है उसके अंतर्गत भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। अब ये सारी प्रक्रिया क्या है, ऑटोमेटिक चलती रहती है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या फिर डिफ्यूजन से या फिर सिंथेसिस से। ये नॉर्मली लेंस को जितना चाहिए और जितना नहीं चाहिए उसके हिसाब से कंट्रोल होती हैं, ठीक। और एक कंसंट्रेशन है जिसको अपन फ्लक्चुएट बोल सकते हैं। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो एक्वस ह्यूमर में 6 है, यहाँ पे लेंस के लिए 1 है। तो अपन को जितना नीड रहेगा लेंस को वो बाहर से अंदर लेती रहेगी, ठीक है, या तो डिफ्यूजन करे या फिर एक्टिव प्रोटॉन पंप चलावे, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप चले या फिर एटीपेज के द्वारा जैसे भी करना है कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके जैसे मैंने बताया यदि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, एल्डोज रिडक्टेज इसको सॉर्बिटोल में कन्वर्ट करेगा। अब जब सॉर्बिटोल यहाँ इकट्ठा होगा तो पानी को ऑटोमेटिक बाहर से अंदर लाएगा, तो इससे पूरा लेंस की शेप साइज मतलब लेंस में ओपेसिटी आने चालू हो जाता है। तो एक कंडीशन है। एक तो देखो यहाँ पे एक नॉर्मल है, हालांकि ये किसी और के लिए है लेकिन मैं इसको भी आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो कि आपने मान लो पेशेंट है, उसका उम्र बढ़ती जा रही है, तो उस उम्र बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, डिक्रीज द फंक्शन ऑफ एक्टिव प्रोटॉन पंप मैकेनिज्म ऑफ लेंस, ठीक है। ये जो प्रोटॉन पंप की मैकेनिज्म है धीरे धीरे कम होगा। तो रिवर्सल ऑफ सोडियम पोटेशियम रेशियो, ठीक है, यानी जो सोडियम पोटेशियम का रेशियो देखो यहाँ पे बाहर 144 है, ठीक है, अंदर 20 है। बाहर पोटेशियम का क्या लेवल है 4.5, अंदर क्या है 125। तो ये जो रेशियो है ऐसे ही रहता है, इसी को मेंटेन किया जाता है। लेकिन जब क्या होता है एज बढ़ता जाता है तो ये जो फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे हैम्पर होगी, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ सोडियम पोटेशियम रेशियो हो जाएगा, जिससे क्या होता है यदि सोडियम पोटेशियम रेशियो रिवर्सल होगा तो हाइड्रेशन ऑफ सेल, यानी कि देखो यहाँ पे सोडियम कम है, ठीक है, तो यहाँ पानी भी कम होगा। अब बाद में क्या होता है कि सोडियम का लेवल अंदर ज़्यादा हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। यदि अंदर सोडियम बढ़ जाएगा तो अंदर सोडियम बढ़ेगा तो पानी भी बाई नेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेंस के अंतर्गत हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेट हो जाएगा लेंस खूब, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लेंस फाइबर जो होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ से डी नेचर ऑफ लेंस प्रोटीन चालू होता है, ठीक है। फिर वहाँ से ओपेसिफिकेशन चालू हो जाता है कॉर्टिकल लेंस फाइबर की, ठीक। एक तो ये प्रक्रिया हुई। दूसरा प्रक्रिया क्या है कि रिड्यूस ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, ठीक है, यानी एज बढ़ा, एज के बाद क्या होगा कि एज के साथ अपना जो ऑक्सीडेटिव रिएजेंट हैं, ठीक है, बॉडी में या रिएक्शंस हैं वो स्लो हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है डिक्रीज द लेवल ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का लेवल घट जाएगा, तो यदि अमीनो एसिड का लेवल घटेगा तो डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ लेंस प्रोटीन इन अ लेंस फाइबर। तो अपनी जो लेंस फाइबर है उसके अंदर प्रोटीन भरे हुए हैं, वो जो प्रोटीन है उनका भी लेवल घट जाएगा। यदि उनका लेवल घटेगा तो डी नेचर ऑफ प्रोटीन्स ऑफ लेंसेस होंगे, जिससे कि क्या होगा कि ओपेसिटी आने चालू हो जाएगा, ठीक है, ओपेसिफिकेशन ऑफ कॉर्टिकल लेंस फाइबर बनने चालू हो जाएगा। तो ये भी अपन समझ सकते हैं, ये भी इसकी बायोकेमिस्ट्री है या फिजियोलॉजिकल समझ सकते हैं इसको। तो ऐसे क्या होता है कि जो अपनी लेंस है ना उसकी जो नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिगड़ती है, ठीक। एक तो अपनी ये जो बायोकेमिस्ट्री के जो सॉर्बिटोल का जो पाथवे है उसकी वजह से, और यहाँ पे अपन नॉर्मल समझे कि कैसे बदलती है, ठीक है, आयंस की वजह से। अब अपन चालू करते हैं, यहाँ से कैटरेक्ट स्टार्ट होता है, यानी कि मैंने तो आपको एनाटॉमी जनरल बताने में ज़्यादा समय ले लिया, चलिए ठीक है अच्छे से समझते हैं। अब देखिए पहले एक तो नॉर्मल कैटरेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं वो आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या बताया जाता है, ठीक है, द कैटरेक्ट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी ओपेसिटी इन लेंस या फिर इट्स कैप्सूल। लेंस के अब हमें समझ में आ रहा है कि लेंस की बात कर रहा है और उसके कैप्सूल में बात कर रहा है। कहीं पे भी कोई भी ओपेसिटी हुआ उसको हम बोल सकते हैं कि वो कैटरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो अकर आइदर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ओपेक लेंस फाइबर, या तो लेंस फाइबर की वजह से, लेंस फाइबर में यदि दिक्कत कंजेनाइटल हो सकता है या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट में मिलता है, ठीक है। एक तो पहली बात ये रहा। दूसरा ड्यू टू डीजेनरेटिव प्रोसेस लीडिंग टू ओपेसिफिकेशन ऑफ नॉर्मली फॉर्म्ड ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर, यानी कि जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है उसकी वजह से, यानी मैं अभी जो आपको ये प्रक्रिया बताया ना ये वाली प्रक्रिया, ठीक है, तो दूसरा वाला इससे बोल रहा है, ठीक है, डी नेचर हो रहा है या फिर डीजेनरेट हो रहा है, ठीक, उसके वजह से एक प्रकार से ओपेसिटी आ रही है, तो वो एक्वायर्ड टाइप का हो गया, ठीक है, वो एक्वायर्ड में आ जाएगा और ये डेवलपमेंटल या कंजेनाइटल में आ जाएगा यदि क्या बोलते हैं कि लेंस फाइबर कभी किसी भी वजह से ओपेक हो रहे हैं तो आज की जो नॉर्मल डेफिनेशन है इसको आप टोटली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इतना लंबा आप लिख सकते हैं। तो नॉर्मल बस यही है। यदि क्लिनिकली यदि हम डायग्नोस करने की कैटरेक्ट के लिए बात करें तो बस क्लिनिकली क्या बोला जाता है, कैटरेक्ट रेफर एंड ओसिफिकेशन ऑफ
सफिशियंट सिविरिटी टू इम्पेयर द, ठीक है, विजन, यदि वैसी प्रकार की ओपेसिटी आपके लेंस के अंतर्गत जिससे कि विजन प्रभावित हो, वही कैटरेक्ट है। ठीक है, क्लिनिकली अपन बस इतना ही देखते हैं। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम में लिखने के पर्पज से डिफाइन किया जाए तो आप इतना बड़ा डेफिनेशन बनावे। ठीक है, फिर कैटरेक्ट जो वर्ड होता है उसका क्या मीनिंग होता है, ग्रीक से आया है, ठीक, तो उसका क्या मतलब है, तो ये सब चीज़ें आप थ्योरेटिकली लिखने के लिए इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि जो अपना कॉर्टेक्स है, ठीक है, लेंस की बात करते हैं। तो लेंस में देखो, ये रही बात अपनी इसकी इटियोलॉजी की। ठीक है, तो अपनी जो लेंस है उसके तो इटियोलॉजी की बात करेंगे तो एक तो इडियोपैथिक होता है जिसका कारण हमें पता नहीं होता, दूसरा हेरिडेटरी लिखेंगे, तीसरा मैटरनल फैक्टर लिखेंगे, चौथा फीटल फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, यानी अपन कैटरेक्ट का इटियोलॉजी बना रहे हैं, तो इटियोलॉजी के जनरली हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे ताकि हमें लिखने में आसान रहे, समझने में आसान रहे। ठीक है, तो इडियोपैथिक बोल दो मैक्सिमम होता है। ठीक है, 33% है। हेरिडेटरी में क्या होता है कि अपन डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉस सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, स्टिकर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो ये हेरिडेटरी होता है, यदि इनके पेशेंट हैं, ठीक है, तो उनमें पक्का मिलेगा। ठीक है, ऐसी टाइप की पॉसिबिलिटी रहती है। एक मैटरनल फैक्टर होते हैं। मैटरनल फैक्टर मतलब क्या कि यदि माँ को माल नरिश है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बच्चे को होने की पॉसिबिलिटी है, या माँ को इन्फेक्शन है, ठीक है, रूबेला का इन्फेक्शन जो होता है, या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैटरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। या फिर रेडिएशन यानी कि माँ को बहुत यूएसजी कराना पड़ रहा है, ठीक है, एमआरआई सीटी स्कैन जो भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से बच्चे में हो सकता है। ड्रग की वजह से यानी कार्टिकोस्टेरॉइड की ज़्यादा मतलब मदर ले रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से बच्चे पे प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना दूसरा हमने देख लिया मैटरनल फैक्टर। फिर आते हैं फीटल फैक्टर्स के ऊपर। तो फीटल फैक्टर में क्या बोल सकते हैं, जो बच्चा है, यदि मान लो उसके जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है, ठीक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुआ, या फिर बर्थ ट्रामा हुआ, ठीक है, यानी लेबर जो टाइम है वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो इसकी वजह से बर्थ ट्रामा, ये सीजेरियन है तो इसकी वजह से, या फिर मेटाबॉलिक कुछ भी चीज़ें हैं उसके वजह से, तो अपन समझ सकते हैं कि ये सारी जो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से कैटरेक्ट हो सकता है पेशेंट में। तो हमने जो सीखने की कोशिश करी कि पहला तो आपका कि इडियोपैथिक, हेरिडेटरी, मैटरनल और फीटल फैक्टर, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब के सब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में काम आते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ पहले ही आपको बताई थी कि कंजेनाइटल कैटरेक्ट होगा तो उसमें कौन से लेंस की कौन से न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो फीटल न्यूक्लियस और एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस यदि इन्वॉल्व हैं तो जनरली कंजेनाइटल रहता है। डेवलपमेंटल कैटरेक्ट कब होता है, जब इन्फेंटाइल या फिर आपके एडल्ट न्यूक्लियस या फिर कॉर्टेक्स बोल सकते हो। ठीक है, यदि इनमें एसोसिएशन है तो जनरली ये डेवलपमेंटल कैटरेक्ट होता है, यानी इक्वायर्ड कैटरेक्ट होते हैं। ठीक है, एक कंजेनाइटल है, ऊपर के डेवलपमेंटल कैटरेक्ट हो गए। तो लेंस का कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व है इसके बिहाफ पे भी हम इटियोलॉजी मतलब उसको समझ सकते हैं। फिर फर्दर आगे देखते हैं कि क्लिनिकल टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स हैं, एक तो देखो कंजेनाइटल की बात कर ले। ठीक है, कंजेनाइटल कैप्सुलर कैटरेक्ट, तो इसमें 2 टाइप है। ठीक है, यदि एंटीरियर और पोस्टीरियर करके अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी सब में ऐसे ही क्लासिफिकेशन में जो बेसिक क्लासिफिकेशन होगा उसमें एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से कौन सा इफेक्ट है उसके बिहाफ पे ही टाइप्स बनेंगे। ठीक है, तो जब कंजेनाइटल कैप्सुलर कैटरेक्ट की बात करते हैं तो एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट, पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट। यदि अब देखो पोलर कैटरेक्ट की बात करेंगे तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट और पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट, इनकी बात आती है। इसके बाद अपन कंजेनाइटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, कंजेनाइटल जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट की बात करेंगे तो इसमें होता है आपका, जैसे देखो मैं बताऊं कि इसमें आता है पहला कैटरेक्ट पल्वुलेंटा, ठीक है, दूसरा होता है लेमिनर कैटरेक्ट, तीसरा होता है टोटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट, चौथा होता है सुचरल एंड एक्सियल कैटरेक्ट। यानी कि कहने का मतलब है कि अपन कंजेनाइटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें जो सबसे पहला है, ठीक है, इस पर थोड़ा से चर्चा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अपनी लेंस होता है, ठीक है, लेंस के अंतर्गत क्या होता है कि एक प्रकार से बोल सकते हैं जैसे पल्वलाइजर होता है ना जो डस्टिंग करता है, यानी कि किसी चीज़ को ग्राइंड करने का, तो वैसी पाउडरी अपीयरेंस बन जाती है लेंस के अंदर। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पल्वुलेंटा। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से इसमें क्या क्या होता है कि विजुअल जो एक्टिविटी है वो नहीं घटती, आदमी को दिखाई देता है, नॉर्मल रहता है पेशेंट, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसकी जो लेंस होती है उसमें पाउडरी अपीयरेंस बन जाता है। ठीक, एक होता है लेमिनर कैटरेक्ट। अपन जो लेमिनर कैटरेक्ट होता है इसमें
क्या होता है कि डिस्क्रीटेड जो जोन है, ठीक है, उसमें ओपेसिटी बनने चालू हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें रेडियल स्पोक जैसी कंडीशन आने चालू हो जाता है। यदि इसका हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक जो न्यूक्लियस है उसके अंतर्गत ये भी अपनी एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो ये अपनी एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस के अंतर्गत है। फिर इसका आता है टोटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट। टोटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट जो होता है इसको हम एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो पेशेंट होते हैं, ये क्या होता है कि ये जैसे पहला वाला जो था वाला, उसमें क्या होता है कि पल्वलाइजर की जब चूर्ण बनते हैं वो ऐसी टाइप की लेंस में दिखता है। इसमें क्या होता है कि वैसा तो नहीं, लेकिन चाकी वाइट सेंटर, ठीक है, सेंट्रल ओपेसिटी हो जाती है। यानी कि सेंट्रल ओपेसिटी कैसे दिखेगी, जैसे चाक होता है ना, चाक की जो दुधिया कलर आती है उसकी तरह जब अपीयरेंस दिखने लगता है, तो ये अपन बोलते हैं कि टोटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट में जो न्यूक्लियस का जो पोर्शन है वो ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इम्पेयर विजन सीरियसली कंडीशन में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इस वाले में नहीं मिलते हैं। इसके बाद आता है सुचरल और एक्जियल कैटरेक्ट। तो सुचरल और एक्जियल कैटरेक्ट की बात करते हैं, इसमें फर्दर कई भी डिवीजन है, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीफॉर्म, यानी कि जैसे फ्लावर्स की पेटल्स जैसे संरचना दिखने लगती है तो उसको फ्लोरीफॉर्म बोलते हैं। फिर कहते हैं कोरली फॉर्म, यानी कि एक प्रकार से कोरल रीफ होते हैं ना, उसकी तरफ दिखती हैं। फिर स्पीयर्ड शेप भी आता है, ठीक है। फिर डेंड्राइटिक सुचरल कैटरेक्ट भी होते हैं फर्दर, तो इसके बहुत से पार्ट्स हो जाते हैं। जैसा शेप दिख रहा है ना लेंस के अंतर्गत, जिस टाइप की ओपेसिटी है, जैसा दिख रहा है, उसके बिहाफ पे कुछ कुछ नाम्स वैसे दे दिए गए हैं, ठीक है। फिर चौथा अपन बात करते हैं जनरलाइज कैटरेक्ट। तो इसमें आता है कोरोनरी कैटरेक्ट, ठीक है। फिर ब्लू डॉट कैटरेक्ट, टोटल कंजेनाइटल कैटरेक्ट, फिर आता है कंजेनाइटल मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट, ठीक है। तो फर्दर थोड़ा थोड़ा सा अपन हल्का सा हाईलाइट करते हुए चलते हैं। तो ये तो अपनी होगी नॉर्मल लेंस, ठीक है। नॉर्मल लेंस जब रहेगा तो ऐसा दिखेगा। इमेच्योर होगा तो इमेच्योर कैटरेक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं, ठीक है। सेनाइल कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं। मैच्योर वाले में ऐसे। फिर हाइपर मैच्योर जो होता है इसमें ऐसी, ठीक है। न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में ऐसा दिखता है, ठीक है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर की बात करें तो इसमें ऐसे। मॉर्गन में क्या होता है कि जो कैप्सूल होता है वो डिजोल्व होने चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हुई। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको, जैसे मैंने बताया आपको लेमिनर कैटरेक्ट या फिर जोनुलर कैटरेक्ट क्या है। तो जो लेमिनर कैटरेक्ट होता है इसमें क्या है कि जो क्या बोल सकते हैं कि जो इसमें जो ओपेसिटी है, ठीक है, जो ओपेसिटी अपनी पहली बात तो ये सीखने वाली है कि मोस्ट ऑफ कैटरेक्ट कॉज लॉस द विजन इन चिल्ड्रेन, ठीक है। और अफेक्ट किसको करते हैं तो सर्टेन जोन ऑफ लेंस, जो मतलब कुछ पार्ट होते हैं लेंस के जो प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है ट्रायंगुलर स्पोक लाइक, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको इमेज में, जैसे साइकिल की जो रिम होती है ना वैसी टाइप की। तो ये जनरली इसके पॉसिबिलिटी रहते हैं। इसके यदि बात करें इसकी इटियोलॉजी बोल सकते हैं। इटियोलॉजी में अपनी विटामिन डी की डिफिशियंसी भी ले सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया की डिफिशियंसी ले सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ केस जो रहता है ना 7th 8th वीक ऑफ जेस्टेशन रहता है, तो उसमें लेमिनर कैटरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो लेमिनर कैटरेक्ट है कंजेनाइटल के अंतर्गत आएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें यदि कंजेनाइटल है तो कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप गेस लगा सकते हो। तो ये होगी आपकी। फिर पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट। यदि पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो अपीयरेंस होती है ना, जैसे देखो इस इमेज में ज़्यादा जूम मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन अनियन ओवरल अपीयरेंस होती है। जैसे प्याज की जो एक एक लेयर होती है ना वैसी टाइप की अपीयरेंस यदि दिखने लगती है लेंस में, तो समझो कि वो आपकी पोस्टीरियर साइड में जो पोलर कैटरेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको मिटेंट ड्रॉप डॉट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसी टाइप की इसकी अपीयरेंस भी बनती है, कॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके कॉजेज के जो कारण है वो होता है मिटेंट ड्रॉप डॉट्स। इसके बाद और फर्दर देखते हैं ब्लू डॉट कैटरेक्ट क्या होता है। तो जो ब्लू डॉट कैटरेक्ट है जनरली इसको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये कंजेनाइटल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल टाइप ऑफ कैटरेक्ट जो बच्चों में मिलता है। इसमें विजन नहीं जाती, बच्चे की जो विजन है नहीं जाती, लेकिन एसोसिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम। कंजेनाइटली जो है डाउन सिंड्रोम से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है इसका एसोसिएशन का। और फर्दर बात करते हैं इसके बाद हम कोरली फॉर्म कैटरेक्ट। तो इसमें क्या आते हैं, जैसे कोरल रीफ है ना ऐसी टाइप के लेंस के अंतर्गत स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा कोरल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी नो प्रोफाउंड लॉस ऑफ विजन ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। एक अपन सीखते हैं थोड़ा सा रूबेला कैटरेक्ट के बारे में, ठीक है। कि जो रूबेला कैटरेक्ट होता है उसको अपन कंजेनाइटल की बात करते हैं, ठीक है। कंजेनाइटल इन्फेक्शन हुआ है उसके वजह से आपको जो पेशेंट है जो बेबी डिलीवर हुआ उसमें रूबेला की वजह से कैटरेक्ट बना। तो इसमें अपन को दिखेगा क्या, तो देखो
साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी यदि करेंगे, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ केस में ऑप्थेल्मिक फाइंडिंग के अंतर्गत मिलेगा हमें, ठीक है। ग्लूकोमा का केस हो सकता है और न्यूक्लियर कैटरेक्ट का केस हो सकता है, तो इसके अंदर एक ट्रायड इसके में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें रूबेला की, तो रूबेला एक जो है उसका वजह से बच्चे में क्या हो सकती है, ओकुलर डिफेक्ट, ईयर डिफेक्ट, हार्ट डिफेक्ट। यदि मदर को इन्फेक्शन हो चुका है रूबेला का और मदर कंसीव करी बेबी, और तो उसकी वजह से जो बेबी डिलीवर होगा उसमें और भी चीज़ें रहेंगी। ऐसा ही नहीं है कि बस केवल यही मतलब डिफॉर्मिलिटी मिलेगी, तो उसके ओकुलर डिफेक्ट भी मिलेगा, यानी कंजेनाइटली ओकुलर, ईयर, हार्ट, ये सब चीज़ें डिफेक्टेड ही रहेंगी। और थोड़ी सी अलग सी बात बता देता हूँ आपको, जैसे कंजेनाइटल रूबेला कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन ऑफ मदर, यानी मदर के वैक्सीनेशन करा के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका लगता कब है, तो देखो रूबेला वैक्सीन इज टॉक्सिक टू फिटस, यानी बच्चे के लिए रूबेला का जो वैक्सीन है वो टॉक्सिक होता है, यानी तो फिर लगाने का जो प्रोसेस है मदर को वो थोड़ा चेंज करो, तब जाके शायद वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर द प्रेगनेंसी, यानी कम से कम 3 महीने प्रेगनेंसी से पहले हमें वैक्सीनेशन लेना पड़ता है रूबेला का, यदि ऐसी पॉसिबिलिटी है या उस जोन में व्यक्ति रहता है, तो इसके लिए ऐसे अपन ट्रीट करते हैं इसको, इस केसेस के लिए। अब इसके बाद हम फर्दर सेनाइल कैटरेक्ट की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सेनाइल कैटरेक्ट किसको बोलते हैं, जो एज के साथ, या इसको एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, जो फर्दर एज बढ़ती जाती है तो ये कैटरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो 40 से 50, ठीक है, इस वाले, या 50 से 60 ईयर के जो एज के जो व्यक्ति होते हैं, मेल फीमेल सेम रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि सेनाइल कैटरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एज रिलेटेड कैटरेक्ट, ठीक है। और कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैटरेक्ट, अभी रही जो कैटरेक्ट है उसमें डेवलपमेंट ऑफ एनी ओपेसिटी इन लेंस, या फिर लेंस में होके या फिर उसके कैप्सूल में होके, तो इसको अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। यूजुअली इसमें होता क्या है कि पहले एक आंख प्रभावित होती है, ठीक है, इसके बाद दूसरी आंख धीरे धीरे उसको फॉलोड बाई में प्रभावित होती रहती है। तो ये अपनी रही, बोल सकते हैं कि प्रकृति चाह रही है कि पहले एक आंख से तुम देखो कम से कम, ठीक है, इसके बाद, ठीक। अब मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स इसकी यदि बात करते हैं, तो एक होता है कॉर्टिकल सेनाइल कैटरेक्ट, जिसके अंदर क्या होता है कि जो डेवलपमेंटल की बात करते हैं जब उसमें, तो उसमें आते ही क्यूनिफॉर्म और क्यूपुलिफॉर्म टाइप की। फिर इसके बाद न्यूक्लियर कैटरेक्ट की बात करते हैं जो कि हार्ड होता है, ठीक है, इसमें तो सॉफ्ट मिलता है। और एक होता है मिक्स कॉर्टिकल और न्यूक्लियर दोनों, तो जो मिक्स वाली कंडीशन होती है तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं, सॉफ्ट हार्ड दोनों मिल सकते हैं। यदि पैथोलॉजी की बात करें, हल्की सी पैथोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री मैंने जो शुरू में बताई, सेम वही प्रक्रिया इधर भी होगा, ठीक है, लेकिन हल्का से देख लेते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन, अमीनो एसिड, पोटेशियम एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। यदि सोडियम बढ़ा तो उससे क्या होगा, मेक हाइड्रेट ऑफ लेंस, जब लेंस हाइड्रेट होगा तो क्या होगा, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, इसकी वजह से अपन एक पैथोलॉजी बन सकती है। दूसरी वो भी बोल सकते हैं डीजेनेरेटिव कंडीशन का, ठीक है, ड्यू टू न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द वाटर सोलुबल प्रोटीन्स, फिर क्या होगा, कंपैक्टिंग ऑफ द लेंस, ठीक है, फिर HRD हार्ट कैटरेक्ट कॉज हो जाएगा। तो ये अपनी पॉसिबिलिटी रहा, ठीक है, ठीक। तो पैथोलॉजी समझे, पैथोलॉजी सिमिलरली वैसी ही है, ठीक है। अब अपन सेनाइल कैटरेक्ट के लिए इटियोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, तो अपना बोल ही सकते हैं इटियोलॉजी में क्या है, एक एज इफेक्टेड है, ठीक है, आफ्टर 15 ईयर, या बोल सकते हैं कि 45 वर्ष के बाद जो रहता है वो सेनाइल कैटरेक्ट होने का चांसेस रहता है। और सेक्स की बात करें कि मतलब कौन अफेक्ट होता है, तो जनरली बोथ सेक्स है, लेकिन प्रीविलेंस की बात करें तो ग्रेटर इन फीमेल, ठीक है। हेरिडेटरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकता है, ठीक। डाइटरी फैक्टर्स में क्या होता है, डेफिशिएंसी विटामिन A, C, E, F, प्रोटीन है, अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी तो हो सकता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन क्राइसिस है, ठीक है, डायरिया या फिर कॉलरा बार बार रिपीटेड हो रहा है किसी पेशेंट को, ठीक है, तो उसमें बन सकता है, या स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंटेड मोलिक्यूल्स, जो कि एक प्रकार से बोल सकते हो साइनेट लीडिंग टू द प्रोटीन डीनेचर, यानी कहने का मतलब है कि अपनी जो लेंस है ना, लेंस की जो प्रोटीन्स है उसको एक प्रकार से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें फैक्टर्स आ रही हैं जो उसको डीनेचर कर रही हैं, तो अपन कैटरेक्ट होना लाजमी है, ठीक है। तो ये ईटियोलॉजी हो गया इसकी। फिर इसके बाद फर्दर बात करते हैं कि इसके अंदर जो स्टेजेज होते हैं मैच्योरेशन के लिए, ठीक है, यानी मैच्योर जो होता है, जैसे कैटरेक्ट पढ़ता है ना, अपन पढ़ोगे कि ऐसा सुनने में आता है कि मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट है, ठीक है, इमैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट है, हाइपर मैच्योर है। तो ये जो मैच्योरेशन स्टेजेज कैसे आती हैं, तो इसको फर्दर अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपन जो
कॉर्टिकल रीजन से चालू करते हैं, ठीक है। पहले बोल सकते हैं कि मैचुरेशन ऑफ कॉर्टिकल टाइप ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट। तो इसमें दो स्टेजेस बनते हैं, ठीक है। एक तो होता है स्टेज ऑफ लेमिनर सेपरेशन, दूसरा होता है स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट। तो जो लेमिनर का मतलब क्या होता है कि इसको अपन डेमोस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं, स्लिट लेट एग्जामिन के समय ही अपन देख सकते हैं, ठीक है। कि अपनी जो लेंस है, लेंस के अंदर जो लेमिना बनते हैं, ठीक है, उसके सेपरेशन की वजह से, ठीक है, हो सकता है। या फिर दूसरा क्या है, स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट। तो इसमें दो स्टेजेज होते हैं, ठीक है। यदि बात करें इसका हम, तो अर्ली स्टेज में क्या होता है कि डिटेक्टेबल ओपेसिटी मिलती है विथ क्लियर एरिया बिटवीन देम सीन, ठीक है। कुछ कुछ एरिया या जोन में अपन को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लेवल जब इसका वो होता है, ठीक है, तो अपन सेनाइल कैटरेक्ट के लिए दो टाइप के रिकॉग्नाइज स्टेज को अपन स्टडी करते हैं। एक तो होता है क्यूनिफॉर्म सेनाइल कैटरेक्ट, ठीक है, क्यूनिफॉर्म सेनाइल कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोल सकते हैं। दूसरा जो स्टेज होता है इसका कुपिलीफॉर्म सेनाइल कैटरेक्ट। तो ये जो पहला है, इसमें एक्चुअली दिखता कैसा है चीज़ें, यदि कैटरेक्ट क्रिएट हो रही है, ठीक है, ओल्ड एज में, तो एक क्यूनिफॉर्म की वजह से होती है, ठीक है। क्यूनिफॉर्मिक पैटर्न में, एक होती है कुपलीफॉर्मिक पैटर्न में, ठीक है। तो इसमें वेज शेप की ओपेसिटी होती है और क्लियर एरिया इन बिटवीन मिलता है, ठीक है। यानी कि समझ सकते हो कि जो अपनी जो कैटरेक्ट है उसकी जो कॉर्टिकल रीजन है, ठीक है, यानी कि जो कॉर्टिकल वाला जो जोन है, उस वाले जोन में क्या होती है कि वेज शेप की ओपेसिटी मिलने चालू होती है, जो कि क्लियर एरिया इन बिटवीन रहता है, ठीक है। और सीन इन द फर्स्ट लोअर नेजल क्वाड्रेंट, यानी कि अपन समझे कि मान लो कि ये आपकी पोर्शन है, ठीक है, एक आई है, तो क्या बोला है, लोअर नेजल क्वाड्रेंट। मान लो यहाँ पे ये होगी लोअर, ठीक है, और नेजल यहाँ पे यदि अपन नाक को कंसीडर करें तो ये वाला जोन है, पहले ये वाला जोन इफेक्टेड होगा, ठीक है। सीन फर्स्ट इन लोअर नेजल क्वाड्रेंट। अब ऐसे ही यदि मान लो पहली एक आंख प्रभावित होती है, फिर बाद में दूसरी आंख प्रभावित होती है, तो जब दूसरी आंख प्रभावित होगी तो उसके यदि ऐसे वाले बात में डिवाइड करें तो इस वाले जोन में उसको होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन रहती है। और इनका इल्यूमिनेशन कैसा होता है, ठीक है, तो ऑब्लिक इल्यूमिनेशन जैसे कि रेडियल स्पोक लाइक पैटर्न में बनते हैं, ठीक है। यानी कि रेडियली स्पोक ऐसे ऐसे टाइप का एक प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसी अपीयरेंस रहेगी। लेकिन अब ये तो किसके लिए बात की, क्यूनिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। क्यूनिफॉर्म सेनाइल कैटरेक्ट यदि मैच्योरेशन के पैटर्न है। तो दूसरा हो गया कुपलीफॉर्म सेनाइल कैटरेक्ट। तो इसमें साउसर शेप ओपेसिटी दिखती है, ठीक है। इसमें कैसे दिखता है, तो इसके बाद बात करें हम आपकी, तो ये जो है द सेंट्रल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर कॉर्टेक्स वाले रीजन को अफेक्टेड करता है, ठीक है। पहले पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट बोल सकते हो इसको, या फिर दिस कैटरेक्ट लाई इन विजुअल एक्सिस। जब कोई भी कैटरेक्ट विजुअल एक्सिस को प्रभावित करेगा तो उसमें विजन तो जाना तय है। तो आपकी जो क्यूपलीफॉर्म सेनाइल कैटरेक्ट वाला जो मैचुरेशन है, इस वाले स्टेज में क्या होता है कि अपन विजुअल एक्सिस पे लाई कर जाती है, यानी जो भी ओपेसिटी आ रही है वो विजुअल एक्सिस पे आती है, जिसकी वजह से अर्ली लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें समझी यहाँ पर ने। इसके बाद अपन फर्दर चर्चा करते हैं इमेच्योर के ऊपर, ठीक है। जैसे देखो, जो अपनी इमेच्योर कैटरेक्ट है तो उसमें लेंस कैसे दिखेगा, तो जो लेंस होता है वो ग्रेइश वाइट दिखता है, ठीक है, बट क्लियर कॉर्टेक्स स्टिल प्रेजेंट, ठीक है। और आइरिस का शेडो विजिबल होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि देखो, कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो उस पर शेडो बनना नहीं, शेडो कहाँ बनेगा, जहाँ से चीज़ें कि उस चीज़ को एब्जॉर्ब करे। जब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो वो एब्जॉर्ब तो करेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी जो लेंस है वो क्या होगी, ग्रेइश वाइट हो गई है। तो यहाँ से क्या होगा, अपनी जो आइरिस है, अपन जब इल्यूमिनेट करेंगे देखने के लिए तो उसका शेडो हमारा बन जाएगा, क्योंकि ये तो अब लेंस हमारे ओपेक हो चुकी है, ठीक है। हालांकि इसमें प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, इमेच्योर है, तो इसमें ग्रेइश वाइट हुआ। ग्रेइश वाइट जैसे हुआ तो इसमें शेडो दिखने चालू हो जाएगी, जबकि मैच्योर वाले में नहीं दिखेगा शेडो, ठीक है। और भी फर्दर स्टेजेस हैं जिसमें क्या बोलते हैं, शैडो विजिबल होना। ये इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट का एक प्रकार से बोल सकते हो कि क्लासिकल, या फिर मतलब अच्छी सी एक प्रकार की वाइबा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आइरिस शैडो विजिबल कौन से कैटरेक्ट में होता है, तो बोल सकते हैं इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में होता है, ठीक है। फिर मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट की बात करें तो मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में ओपेसिटी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और ये जो लेंस होता है पर्ली वाइट दिखता है, ठीक है, जैसे राइप कैटरेक्ट बोलते हैं, नहीं पूरी तरह से पक चुकी है तो उसके कंडीशन में, ठीक। ये अपना एक एक स्टेज का हुआ। फिर अपन आते हैं हाइपर मैच्योरेशन के कंडीशन पे। पहला अपन पढ़ा, ठीक है, इमेच्योर, ठीक है, फिर इसके बाद अपन मैच्योर पढ़े। अब मैच्योर के बाद हाइपर मैच्योरेशन, यानी कि कंप्लीट ओसिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। तो ओपिस क्या बोलते हैं, अपनी जो लेंस है कंप्लीट
जब क्या है कि अपना जो लेंस है वो कंप्लीट एक प्रकार से मैच्योर हो गया, उसके अंतर्गत कैटरेक्ट, अब वो कैटरेक्ट मैच्योर हो चुका है, फर्दर उसके बाद भी उसमें कुछ मैच्योरेशन हो रही है, तो उसमें क्या हो सकता है, एक प्रकार से हो सकता है कि जो लेंस है उसमें मॉर्गियन हाइपर मैच्योरेशन कैटरेक्ट रिप्रेजेंट होके, एक दूसरा क्या होता है स्क्लेरोटिक टाइप ऑफ हाइपर मैच्योरेशन कैटरेक्ट रिप्रेजेंट होके। तो जो मॉर्गियन होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो लेंस का कॉर्टेक्स वाला हो वो लिक्विफाई होने चालू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब वो लिक्विफाई होगा तो मिल्की फ्लूइड बनाएगा, ठीक है, बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड, क्योंकि हमको पता है जब मैच्योर होता है तो उसका कलर कैसा दिखता है, ठीक है, एक तो इमेच्योर में ग्रेइश वाइट था, ठीक है, इधर क्या होता है पर्ली वाइट हो जाता है, तो ये जो ग्रेइश वाइट है इसके वजह से क्या होता है कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मिल्की फ्लूइड अपन यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेटल्ड एट द बॉटम, जो न्यूक्लियस होता है ना एक प्रकार से सेटल हो जाता है नीचे साइड, देखो यहाँ पे ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है ना, हल्का से आपको दिख रहा होगा मिल्की फ्लूइड की तरह, ठीक है, ये जो नीचे सेटल हो गया इतना, ऊपर वाला जो जोन है ये जो अभी रेड जो हाँ घूम रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि खाली हो गया है, ठीक है। तो कैल्शियम डिपोजिशन में भी सीन इन लेंस कैप्सूल, कभी कभी कैल्शियम डिपोजिशन भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद करते हैं स्क्लेरोटिक टाइप ऑफ हाइपर मैच्योरेशन कैटरेक्ट के अंतर्गत, तो इसमें क्या होता है जो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेटेड फॉर्मेट पे चला जाता है, ठीक है, तो जो लेंस होता है वो श्रंकन हो जाती है, जो लेंस होती है वो क्या होती है श्रंकेज हो जाती है ड्यू टू लीकेज ऑफ वाटर, उसमें से क्या होता है कि मैक्सिमम जो भी थोड़ा बहुत वाटर है वो सब चीज़ें बाहर हो जाती है, ठीक है। तो जब वो लेंस से वो चीज़ बाहर होती है तो उसकी वजह से लेंस क्या हो जाता है श्रंकन हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। फिर एंटीरियर चैम्बर बिकम्स डीप, अपनी जो एंटीरियर चैम्बर है वो डीप हो जाती है चूँकि आई, ठीक है। इसके बाद एंटीरियर कैप्सूल की बात करें तो वो थिकेंड हो जाती है ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ एंटीरियर सेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन दिखती हैं। यदि स्क्लेरोटिक टाइप ऑफ हाइपर मैच्योरेशन कैटरेक्ट की बात करते हैं तो उसमें अपनी जो लेंस होती है वो श्रंकन हो जाती है क्योंकि उससे पानी निकल जाता है, और इधर अपना जो मॉर्गियन टाइप ऑफ हाइपर मैच्योरेशन है उसमें क्या होता है कि कॉर्टेक्स लिक्विफाई हो जाता है और एक बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड के रूप में बन जाता है और जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो ये अपनी हाइपर मैच्योरेशन ऑफ कैटरेक्ट है। इसके बाद फर्दर जैसे अपन जो, एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि अपन जो सेनाइल कैटरेक्ट है तो उसमें क्या होता है एज के साथ होता है, ठीक है, उसकी कुछ पैथोलॉजी बताई, फिर मैं फर्दर इटियोलॉजी बताया आपको, ठीक है। फिर इसके बाद जो कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है उसके मैच्योरेशन के स्टेज क्या क्या हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया लेमिनर के सेपरेशन की वजह से कैटरेक्ट क्रिएट हो रहा है, दूसरा हो गया स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट की वजह से, तो उसमें दो तरीके से, एक क्यूनिफॉर्म सेनाइल कैटरेक्ट और एक कुप्लीफॉर्म सेनाइल कैटरेक्ट, ठीक है। जो कुपली फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि विजुअल एक्सिस के अलोंग बन जाती है चीज़ें, ठीक है, उसकी वजह से अर्ली विजन लॉस हो जाता है, ठीक। इसके बाद इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, ठीक है, तो उसमें लेंस क्या होता है ग्रेइश वाइट हो जाता है, ठीक, और क्या बोलते हैं कि उसमें आइरिस का शेडो बनता है, और मैच्योर वाले में क्या होता है कंप्लीट ओपेसिटी बन चुकी होती है, ठीक है, और लेंस परली वाइट दिखता है, ठीक। फिर इसके बाद जो हाइपर मैच्योरेशन की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती है, एक मॉर्गियन और एक होता है स्क्लेरोटिक टाइप ऑफ हाइपर मैच्योरेशन कैटरेक्ट। तो जो मॉर्गियन वाला है उसमें क्या होता है कि उसमें अपनी जो कॉर्टेक्स होती है वो लिक्विफाई हो जाती है और बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड बनता है और न्यूक्लियस सेटल डाउन बॉटम में हो जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है लेंस अपनी श्रंकन हो जाती है क्योंकि उससे पानी निकल जाता है, ठीक है, और इंटीरियर चैम्बर क्या हो जाता है वो ज़्यादा डीप हो जाता है और जो इंटीरियर कैप्सूल है वो ज़्यादा मोटा हो जाता है। ऐसी सारी कंडीशन स्क्लेरोटिक में बनती है। अब रही बात क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, सेनाइल कैटरेक्ट के अंतर्गत। तो एक होती है ग्लेरे, यानी कि जो अपन जैसे नाइट में जब ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फोकस जो होती है ना पोलराइज डिपोलराइज जो टाइप की जो रेज आती हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होती हैं कि स्कैटर्ड फैली हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होती है, तो जो पेशेंट होता है कैटरेक्ट का उसको हमेशा ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। यूनिओकुलर डिप्लोपिया एंड पोलिपिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। कलर्ड हैलोज अराउंड द लाइट, जैसे कोई भी चमकीला चीज़ है उसके बगल में हमको हमेशा पे जो ऐसा टाइप का एक गोला दिखेगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो सकती है। पुअर कलर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, वो व्यक्ति मतलब कलर डिफ्रेंशिएशन करने में उसको दिक्कत जाएगी, या फिर वो जो पेशेंट है डिग्री ऑफ कैटरेक्ट क्या है, ठीक है, उसके बिहाफ पे उसको ब्लैक स्पॉट फ्रंट ऑफ आई दिखेगा, ठीक है, मतलब वो किसी भी पिक्चर को देखेगा तो उसको काला कुछ कुछ स्पॉटेड दिखेंगे जैसे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ब्लर एंड मिस्टी विजन हो सकता है उसका, ठीक है, और जैसे ये रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको क्लिनिकल फीचर के सिम्टम्स के अंतर्गत पेशेंट महसूस करेगा, ठीक है। अब जो पेशेंट हमारे पास आया तो हम को बोल रहा है कि साहब दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें डायग्नोस करेंगे, जैसे तो हमने उसको क्या चेक किया, तो उसके हमने जो विजुअल ऑक्यूटी देखेंगे तो 6/9 होकेगा, ठीक है, पीएल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है।
तो यानी परसेप्शन ऑफ लाइट उसका पॉजिटिव मिलेगा और 6/9 के आसपास उसकी एक्यूटी जाएगी, ठीक है। विजुअल एक्यूटी यहाँ में रहेगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ आइरिस शेडो। यदि आइरिस शेडो के लिए टेस्ट करेंगे तो यदि इमेच्योर कैटरेक्ट है तो उसमें हमें मिल जाएगा आइरिस का शेडो, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। यदि कलर्स की बात करें तो लेंस जिस जिस लेवल पे अफेक्टेड होता चला जाता है, कुछ अलग अलग कलर रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे यदि न्यूक्लियर कैटरेक्ट है तो उसमें अंबर, ब्राउन, ब्लैक, रेडिश ऐसा टाइप का कलर आता है, ठीक है। यदि इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट है तो उसमें ग्रेइश वाइट, हमने ये भी पढ़ा। मेच्योर है तो उसमें पर्ली वाइट हो जाता है। यदि मोरेगियन है, ठीक है, हाइपर मेच्योरेशन है तो उसमें मिल्की वाइट होता है। यदि स्क्लेरोटिक है तो डर्टी वाइट होता है। तो ये सब कलर जैसा जैसा लेंस का चेंजेस होता चला जाएगा तो हम डायग्नोस कर लेंगे कि हाँ पेशेंट इस स्टेज का है, ठीक है, उसमें डेवलपमेंटल इस स्टेज तक पहुँच गया है। तो फिर फर्दर अपन जब ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट करना होगा तो उसके बिहाफ पे सोचेंगे। तो एक मैं आपको एक बुक का थोड़ा से दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहली बात न्यूक्लियर कैटरेक्ट की बात कर लेते हैं, फिर आपका हो गया इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, ये हो गया आपका मेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, ये हो गया हाइपर मेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट जो कि मॉर्गियन, एम का मतलब मॉर्गियन, ठीक है। हाइपर मेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट जो कि एस का मतलब हो गया स्क्लेरोटिक, ठीक। तो ये सारी कंडीशन है, इसमें हमने कुछ कुछ स्टेजेस को ऑब्जर्व करने हैं, ठीक। पहले तो हमने विजुअल एक्यूटी देखेंगे। तो विजुअल एक्यूटी में क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट है उसमें भी 6/9 मिलता है और पीएल मिलता है, ठीक है, यानी कि परसेप्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव मिलता है। यदि इमेच्योर है तो उसमें भी 6/9 विथ CF मिलता है, यानी कि काउंट फिंगर उसको में पॉजिटिव मिलता है। यदि मेच्योर है तो उसमें हैंड मूवमेंट पॉजिटिव और PL लाइट ऑफ परसेप्शन तक मिलेगा, ठीक है। हैंड मूवमेंट से लेके लाइट ऑफ परसेप्शन तक, अपन परसेप्शन ऑफ लाइट तक पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। यदि मेच्योर टाइप का मॉर्गियन है तो अपन को बस PL, ठीक है, परसेप्शन ऑफ लाइट तक चलेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि परसेप्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव मिलेगा, किसमें स्क्लेरोटिक वाली कंडीशन हो गई है तब, यानी कि 6/9 से लेके PL पॉजिटिव तक की जो कंडीशन है वो होगी न्यूक्लियर में। 6/9 से लेके फिंगर काउंट तक की जो मिलेगा अपन विजुअल एक्यूटी, वो अपन बोल सकते हैं कि इमेच्योर में मिलेगा। मेच्योर वाले में क्या होगा कि हैंड मोमेंट से लेके PL तक का कंडीशन पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और इसमें बाकी में अपना PL पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर कलर ऑफ लेंस की बात करें तो कलर ऑफ लेंस अपन पहले ही देख लिए थे, ठीक है। इसमें ग्रेइश अंबर ब्राउन रहेगा, इसमें ग्रेइश वाइट हो जाता है, इसमें पर्ली वाइट हो जाता है, इसमें मिल्की वाइट हो जाता है, इसमें डर्टी वाइट हो जाता है, ठीक है। आइरिस शेडो की बात करें तो अपन ने पहले ही बताया कि आइरिस शेडो केवल एक ही में दिखेगा, बाकी किसी में भी नहीं दिखेगा। फिर डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी विद द डायलेटेड प्यूपिल पे से अपन ऑब्जर्व करेंगे तो अपन क्या क्या संरचनाएं दिखने की कोशिश होगा। तो सेंट्रल पोर्शन डार्क रहेगा, एरिया अगेंस्ट द रेड फंडस ग्लो, ठीक है, ऐसा मिलेगा हमें न्यूक्लियर कैटरेक्ट में। इसमें क्या होगा, मल्टीपल डार्क एरिया मिलेंगे, ठीक है। इमेच्योर वाले मल्टीपल डार्क एरिया मिलेंगे अगेंस्ट रेड फंडस ग्लो, ठीक है, ठीक। इसके बाद इसमें क्या है, मैच्योर वाले में क्या मिलेगा, नो रेड ग्लो, ठीक है, बट वाइट प्यूपिल, ठीक है, वाइट प्यूपिल ड्यू टू द कंप्लीट कैटरेक्ट की वजह से अपनी जो प्यूपिल होगी वो वाइट दिखेगी, ठीक है। नो रेड ग्लो, मिल्की वाइट प्यूपिल, नो रेड ग्लो और डर्टी वाइट प्यूपिल। ये अपनी ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा यदि डायलेट करके देखेंगे तो हमें ऐसी कंडीशन दिखेंगी। फिर स्लिट लैब में यदि एग्जामिन करते हैं तो न्यूक्लियर ओपेसिटी क्लियरली कॉर्टेक्स, ठीक है, क्लियर कॉर्टेक्स मिलेगा और न्यूक्लियर ओपेसिटी मिलेगी, ठीक है, यदि न्यूक्लियर कॉर्टेक्ट है तो। यदि इमेच्योर वाले हैं तो एरिया ऑफ नॉर्मल विथ जो कैट्रेक्टस कॉर्टेक्स मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि कंप्लीट कॉर्टेक्स इज कैट्रेक्टस हो जाएगा, ठीक है। इधर मिल्की वाइट कॉर्टेक्स विथ संकेन ब्राउन, यानी कि डूबी हुई जो न्यूक्लियस है ना वो नीचे सेटल डाउन मिलेगी, ठीक है। और मिल्की वाइट कलर का इधर क्या है कि श्रंकेन मिलेगी, सिकुड़ी हुई अपनी लेंस मिलेगी, ठीक है। और जो इंटीरियर चैम्बर है वो ज़्यादा कि ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये अपनी जो साइन ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट था उन सबको हमने अब एक ही में कंबाइन करके कोशिश किया कि आपको समझाएं, ठीक। इसके बाद क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि आपको फर्दर बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक। तो जैसे इसमें मैं कुछ कुछ बताया हूँ तो आप कॉम्प्लिकेशन समझ सकते हैं, ठीक। इसको अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हैं वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है कि कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट की यदि बात करें तो इसमें वही कंडीशन है कि एक प्रकार से अभी तक हमने सेनाइल कैटरेक्ट देखा, इसके बाद अपन अगला देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। तो जो ओसिफिकेशन है, ठीक है, ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस सेकेंडरी टू कम अदर इंट्राओकुलर डिजीज, कोई दूसरी डिजीज की वजह से, ठीक है, सेकेंडरी कोज की वजह से हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से यदि बनने की प्रोबेबिलिटी है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड कैट, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि देखो जैसे अपन की लेंस है, ठीक है, लेंस डिपेंड ऑन न्यूट्रिशनल
या फिर इंट्राओकुलर फ्लूइड, इसके ऊपर उसका डिपेंडेंसी बनी रहेगी। अब इसमें क्या होगा, इनको डिस्टर्ब कर दो, ठीक है, यानी न्यूट्रिशनल ऑफ लेंस वैल्यू को बिगाड़ दो। कैसे बिगड़ेगा, तो कोई ना कोई पैथोजोनेसिस हो गई, ठीक है, या फिर कोई भी सेकेंडरी कॉजेज हो गए उसकी वजह से, तो अपनी कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी कैटरेक्ट बोल सकते हैं इसको। अब इसके अंतर्गत अपन बात करें कि इटियोलॉजी क्या क्या है, तो इटियोलॉजी नॉर्मल है, यानी कि हमें इन्फेक्शन कॉज करना है, उसकी वजह से लेंस की जो भी चीज़ें नॉर्मल वैल्यूज हैं उसको डिस्टर्ब करवाना है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इटियोलॉजी में इन्फ्लामेटरी कंडीशन रख लो, डीजेनरेटिव कंडीशन रख लो, ठीक है, रेटाइनल डिटैचमेंट रख लो, ग्लूकोमा रख लो, ठीक है, इंट्राओकुलर ट्यूमर्स रख लो, ठीक है, या फिर ट्रामा भी इसके अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, हालांकि ट्रामेटिक कैटरेक्ट अलग होता है। ये सारी चीज़ें क्या होगी, अपनी इटियोलॉजी हो जाएगी। इन्फ्लामेशन यानी कि आपकी यूवियल इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, हाइपोपियोन कॉर्नियल अल्सर है, ठीक है, एंडोऑप्थेल्माइटिस है, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। फिर डीजेनरेटिव कंडीशन यानी कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो गया। फिर रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा और इंटर ऑकुलर ट्यूमर्स हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो लेंस है उसके जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ठीक है, प्रोटीन्स को मेंटेन करना, तो ये सब चीज़ें डिस्टर्बेंस होगी, तो उसकी वजह से हमको कॉज हो सकता है। अब ग्लूकोमा वाले में क्या होता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी हो, इम्पेयर द इंट्राओकुलर सर्कुलेशन, जब इंट्राओकुलर सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करेगा और राइज आईओपी बढ़ाएगा, इसकी वजह से क्या होता है कि इम्पेयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, दैट आर सेकेंडरी कैटरेक्ट कॉज हो जाता है यहाँ से, ठीक है। यदि क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या क्या दिखने चालू हो जाते हैं, तो आपको ब्रेड क्रम अपीयरेंस दिखेगा, यानी कि एक प्रकार की आपकी जो लेंस होगी ना ऐसे डिजोल्व टाइप की, मतलब थोड़ा से ऐसे टाइप की दिखनी चालू हो जाएगी, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक क्लस्टर, यानी अपनी जो लेंस है उसमें बहुत सारे कलर्स यानी रेनबो जैसे चीज़ें दिखने चालू हो जाएंगे, तो अपन समझ सकते हैं कि एक प्रकार से सेकेंडरी कैटरेक्ट उसको है, ठीक है। डिफ्यूज्ड येलो हेज, ठीक है, एक फैला हुआ एक प्रकार से बोल सकते हैं, डिफ्यूज चारों तरफ से येलोइश कलर की दिखने चालू हो जाएगी, ठीक है। लेंस बिकेन ओपेक, ठीक है, डर्टी वाइट या फिर चाकी वाइट अपीयरेंस होने चालू हो जाएगा, ठीक, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ये सब चीज़ें प्रोबेबिलिटी बढ़ने चालू हो जाएंगी। तो एक क्लिनिकल फीचर्स के अंतर्गत हमें सिम्टम्स में मिलेंगे, ठीक, अपन ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है अपन एक ट्रामेटिक कैटरेक्ट पढ़ते हैं, इसके बाद अपन मैनेजमेंट पे चलेंगे, ठीक है। तो ट्रामेटिक कैटरेक्ट क्या होता है कि इसकी बात करें, द कॉज बाई मैकेनिकल इंजरी, कोई भी अपन बाहर से इंजरी या फिजिकल फोर्सेस लगा उसकी वजह से हो सकता है। इसमें इटियोलॉजी आप वही सब चीज़ें लिख सकते हो, ब्लंट ट्रोमा, पेनिट्रेटिंग ट्रोमा, इलेक्ट्रिक शॉक, इंफ्रारेड रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होगा, ट्रोमा के फैक्टर्स हैं, तो इसको लिखो। फिर पैथोलॉजी में क्या है, सिंपल पैथोलॉजी आप सेल्फ बना सकते हैं, ठीक है, कि मैकेनिकल इंजरी की वजह से लेंस फाइबर पे ऊपर हुआ, मैकेनिकल इंजरी लगा, फिर उसके बाद डैमेज कैप्सूल हुआ, इम्पेयर एक्वस एंट्रेंस हुआ, जिसकी वजह से ट्रामेटिक कैटरेक्ट आपको कॉज हो गया, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी है। इसके बाद इसकी यदि बात करते हैं इफेक्ट की, इसमें एक वॉसिकस रिंग्स बनता है, ठीक है, जैसे कि जो आप लेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसी टाइप की आपको रिंग दिखेगी। बाकी आपको अर्ली रोजेट कैटरेक्ट, लेट रोजेट कैटरेक्ट, ठीक है, सब लग्जेक्शन ऑफ लेंस, डिसलोकेशन ऑफ लेंस, ये सब चीज़ें ट्रामा के कंडीशन में क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो अर्ली लेट रोजेट कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो कैटरेक्ट की जो कंडीशन है ये फ्लावरी टाइप की अपीयरेंस दिखने लगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, एक एक तो अर्ली होता है, एक लेट होता है, ठीक है। तो जब ब्लंट ट्रोमा में कॉज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर शेप ओपेसिटी, ठीक है, जिसके लिए रोसेट बोलते हैं, ठीक है। यदि ऐसा दिखने चालू हो जाता है तो इस कंडीशन के लिए कंसीडर कर लिया जाता है कि ब्लंट ट्रोमा की वजह से हुआ होगा, ठीक है। अब फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट पर हम उतरते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट में यदि नॉन सर्जिकल मेजर्स की बात किया जाए तो उसमें आप क्या बता सकते हो पेशेंट को, ठीक है। तो वही सजेस्ट कर सकते हो नॉर्मली आरएक्स के तौर पे कि कंट्रोल डायबिटिक मेलाइटिस, रिमूवल ऑफ कैटरेजेनिक्स जो ड्रग्स हैं उसको, और इरिटेशन या इरिटेशन से दूर रहें, ठीक। डेली प्रोग्रेशन में आप क्या बता सकते हो उसको कि विटामिन ई का, एस्पिरिन का, साल्ट, कैल्शियम और पोटेशियम है, इनकी वैल्यू को मेंटेन करो, ठीक है। इंप्रूव विजन के लिए आप रिफ्लेक्टिव ग्लास यूज करो, ठीक है। और जो भी डार्क गॉगल्स हैं, चाहे धूप में जाते हो रेडिएशन से बचने के लिए, ठीक है, सन ग्लासेस का यूज करो, ताकि आप मतलब मेजरमेंट वैल्यू जो कि आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। यदि सर्जिकल मेजर्स में अपन उतरते हैं तो एक होता है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, एक होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ICCE और ECCE, ठीक है, जो कि आजकल इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है, ये अभी नहीं परफॉर्म किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है इंसिजन ज़्यादा लगाना पड़ता था, ठीक है, यानी पेन या फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए डेवलप बाद में ये हुआ, ठीक है। ECCE
सी ई। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा से डिफरेंशियल कर लेते हैं। ठीक है, कि है क्या अंतर, क्या इन दोनों में। एक को परफॉर्म किया जाता है, एक को परफॉर्म नहीं किया जाता है, क्यों? तो इसमें होल लेंस रिमूव किया जाता था, वाइल इंटेक कैप्सूल, कैप्सूल को छोड़ के पूरा लेंस को निकाला जाता था। इसमें क्या होता है कि लेंस के न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स को रिमूव, लिविंग द कैप्सुलर बैग बिहाइंड। ठीक है, इसके रहते साथ में इनको अपन रिमूव कर सकते हैं। अब रही बात इंसिजन की, तो आँख इतनी छोटी संरचना है, उसमें जितना बड़ा इंसिजन लगाओगे वो सर्जरी उतनी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। जिसमें 10 से 12 mm लगते थे, इसमें क्या होता है 7 से 8 mm में ही काम हो जाता है, तो इसलिए ये वाली बेस्ट हुई। ठीक है, एज की बात करें तो इसको कैन नॉट बिफोर 40 ईयर्स, 40 ईयर्स के जो हैं उसमें नहीं करते थे, क्योंकि रिस्क ही ज़्यादा है। ठीक है, इसको कभी भी किसी भी स्टेज में कर सकते हो। ठीक है, एट द ऑल एजेज। लेकिन कब नहीं कर सकते? व्हेन जोनोल्स आर नॉट इंटैक्ट, इस कंडीशन में हमें इसको ई सी सी ई को भी परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, अब रही बात, एक और ट्रीटमेंट है जिसको फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फेको इमल्सिफिकेशन की यदि बात की जाए तो इसमें कुछ नहीं है, अपन को प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में क्या होता है कि टॉपिकल एनेस्थीसिया दोगे। ठीक है, माइड्रेटिक साइक्लोपेजिया की कंडीशन करके फिर जो नॉर्मल पेंटिंग किया जाएगा। ठीक है, बीटाडीन सॉल्यूशन की वजह से पेंटिंग करो। फिर ऑपरेटिव प्रोसीजर में क्या है कि क्लियर कॉर्नियल इंसिजन, इसमें 2.8 से 3 mm। ठीक है, एकदम स्मॉलेस्ट इंसिजन है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि कंटिन्यूस सर्विलर, ठीक है, कैप्सुलोर एक्सी करते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या करते हैं कि हाइड्रो डिसेक्शन किया जाता है, जो लेंस होता है इसको, देखो एक केरेटोम हो गया। ठीक है, इसके वजह से इंसिजन दिया गया। फिर इसके बाद क्या है कि हाइड्रो डिसेक्शन किया जाता है। ठीक, हाइड्रो डिसेक्शन के बाद क्या होता है कि आपकी जो न्यूक्लियस है वो इमल्सीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो फेको इमल्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, एक्चुअली यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, इमल्सीफाई होगी। अब जब न्यूक्लियस इमल्सीफाई होगी तो उसको निकालना है, एस्पिरेट कर लो। ठीक है, तो रिमेन कॉर्टिकल लेंस मैटर जो भी है उसको एस्पिरेट करो और फिर इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ओवरऑल जो प्रक्रिया है अपन मेंटेन करते हैं। तो ये इसके ऑपरेटिव प्रोसीजर हो गया। ठीक है, आपको जस्ट बस हल्का से इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट में बना लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अपन हमने सर्जरी कर ली, सर्जरी करने के बाद हमें क्या क्या दिक्कतें बन सकती है। तो एक होती है अपनी प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें एंजाइटी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो उसके लिए अपन एडाइजेपाम या फिर ये सब चीज़ें देके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इरिटेटिव या एलर्जी कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है पेशेंट को, तो ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक दे दो। ठीक है, क्यों? ड्यू टू ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक यूज करने की वजह से अपन को इस कंडीशन बन सकता है। ठीक है, नोजिया गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है पेशेंट को, क्यों? क्योंकि अपन जो पेशेंट है उसको ग्लिसरॉल में बेस्ड टाइप की अपन मेडिसिन यूज करवाए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको नोजिया या गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो सकती है, तो अपन एंटासिड एडवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एनेस्थेसिया की बात किया जाए, ठीक है, तो एनेस्थेसिया पेशेंट को लोकल, ठीक है, अपन दिए हैं, तो उसकी वजह से डर एक रहता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर कॉर्नियल एब्रेजन भी हो सकता है, क्योंकि अपन जो ड्यू टू टोनोमेट्री की वजह से कॉर्नियल एब्रेजन हो सकता है। इसके लिए क्लू क्या है कि इसको एनक पढ़ सकते हैं। ठीक है, ए से, आई से, एन से, ए से, सी से। ठीक है, तो इसको यदि कंटिन्यू में किया जाए तो प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो एनक होता है। ठीक, इसके बाद ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो ऑपरेटिव मतलब ड्यूरिंग सर्जरी के समय क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो सुपीरियर रेक्टस मसल्स लेसरेशन हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, इंसिजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, इंसिजन हमने दिया इरेगुलर दे दिया, ठीक है, या फिर जहाँ देना था वहाँ नहीं दिए। ठीक है, इंजरी हो सकती है, तो इंजरी तो इन सब संरचनाओं में होना पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कॉर्निया में भी हो सकता है, आइरिस में हो सकता है, लेंस में हो सकता है। ठीक है, फिर एंटीरियर कैप्सुलोरेक्सी होगी। ठीक है, फिर न्यूक्लियर ड्रॉप इनटू द विट्रस कैविटी, हो सकता है कि आपकी जो न्यूक्लियस निकालते समय वो ड्रॉप हो गया विट्रस में। ठीक है, पोस्टीरियर लॉस ऑफ लेंस फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और फिर पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ड्यूरिंग सर्जरी करते समय यदि हमारा ध्यान नहीं अच्छे से रहा तो ये सब पॉसिबिलिटी होगी। तो अपना पहला तो प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पढ़े, दूसरा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पढ़े। अब अपन देख लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होता है, अर्ली कुछ अलग कंडीशन होते हैं, लेट में कुछ अलग होते हैं। ठीक है, तो हाइफीमिया की कंडीशन हो सकता है। ठीक है, हाइफेमा बन सकता है, यानी कि एंटीरियर चेंबर में ब्लड भर सकता है। ठीक है, ब्लड की वजह से हाइफेमा की कंडीशन। आइरिस प्रोलेप्स हो सकती है। ठीक है, स्ट्राइट कैटेरोपैथी हो सकती है, फ्लैट एंटीरियर चैम्बर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, जस्ट अपन पोस्ट ऑपरेटिव जैसे ही मतलब सर्जरी खत्म हुआ, पेशेंट को बाहर वार्ड में से निकाला गया। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ऐसे पॉसिबिलिटी मिल सकता है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव एंटीरियर यूविलाइटिस की कंडीशन हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, बैक्टीरियल एंडोएप्थेल्माइटिस की कंडीशन हो सकती है। तो यदि इसके लिए ट्रिक बताए तो आपका ए ट्रिक बन सकता है फिट्स। ठीक, तो एप से मतलब क्या होता है, फ्लैट एंटीरियर चैम्बर हो गया। ठीक है, ई का मतलब हो गया आपका कि एंडोएप्थेल्माइटिस की बात कर सकते हैं। ठीक है,
और ऐसे ही अपन सारी मतलब टी से अपन टॉक्सिक एंटीरियर सेगमेंटल हो गया, ठीक है। आई का मतलब आइरिस प्रोलेप्स हो गया, ठीक है। एस का मतलब अपन स्ट्राइड केरेटोपैथी हो गई, और एच का मतलब आपकी हाइफेमी का कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये वाली अर्ली में होता है। लेट में क्या होता है कि आफ्टर कैटरेक्ट सेकेंडरी कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी कैटरेक्ट हो सकता है क्योंकि वो ट्रामा की वजह से या इंजरी की वजह से बनती है, ठीक है। स्यूडोफेकिया बुल्लोसा केरोटोमी हो सकता है, ठीक है। सिस्टोइड मैकुलर एडिमा हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, एंडोऑप्थेल्माइटिस हो सकता है, ठीक है। एपिथेलियम इन ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। फाइब्रस डाउन ग्रोथ हो सकता है। तो इसके लिए जो क्लू है अपन ABCD बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये लेट में मिलती हैं। जैसे ये क्या है कि अपन ऑपरेशन करा के जैसे ही व्यक्ति पेशेंट बाहर आया तो उस समय कुछ कंडीशन में ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं, ठीक है। और ये क्या है कि अपन 6 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद पेशेंट को, या 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये होगी अपनी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। इसी में अपन एक चीज़ देख रहे थे, एंडोऑप्थेल्माइटिस क्या होता है। तो ये कुछ नहीं है, सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ आई बॉल। जब आई बॉल की सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसके लिए एंडोऑप्थेल्माइटिस शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक अर्ली होता है, एक एक्यूट होता है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोफाइलस की वजह से या एपिडर्माइटिस की वजह से, ठीक है, यदि कंडीशन हो रहा है तो वो एक्यूट वाला है, ठीक है। क्रोनिक वाले में क्या होता है कि आपका प्रोपीबियोबैक्टीरियम एक्ने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से अपन क्रोनिक होता है, जो कि 6 वीक के बाद के बोल सकते हैं। इसमें नॉर्मल होता है। क्लिनिकल फीचर में क्या है, पेन है, रेडनेस है, ठीक है। हाई प्योन बर्न की कंडीशन होगा, एलोइस एक्जुडेट इन विट्रस ऐसा दिखेगा। तो ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं एंडोऑप्थेल्माइटिस की। यदि पेशेंट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यदि पेशेंट ब्लाइंड हो चुका है तो उसमें इवेसिरेशन कर देते हैं, ठीक है। यदि पेशेंट ब्लाइंड नहीं है, उसका विजन प्रेजेंट है, यानी कि सब कुछ निकाल दिया जाएगा। यदि पेशेंट ब्लाइंड है तो सब कुछ निकाल दिया जाएगा, स्क्लेरा को छोड़ के बाकी सब कुछ निकाल दो, ठीक है। और यदि विजन प्रेजेंट है पेशेंट में तो PPV करो, ठीक है। इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक्स उसको यूज करो, ठीक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक दो तो पेशेंट रिकवर हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, यानी कि अपन ओवरऑल जो है अपन एंडो, यदि कैटरेक्ट की बात करें तो ओवरऑल कैटरेक्ट हमारा यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। और एक चीज़ और लोग पूछते हैं, ठीक है, इंट्राओकुलर पावर, जो इंट्राओकुलर लेंसेस होते हैं उसके पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 3 मेजर चीज़ें हैं यहाँ पे। मेजर द कॉर्नियल कर्वेचर, ठीक है, उसके द्वारा, जैसे कैरेटोमेट्री होता है उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। या फिर मेजर एक्सियल लेंथ ऑफ आई, तो इसमें ए स्कैन USG कर लेते हैं तो उसके समय पता चल जाता है। या फिर एक फार्मूला होता है SRK फार्मूला, ठीक है। तो SRK फार्मूले के द्वारा हम जो इंट्रा ओकुलर जो लेंस इम्प्लांट करते हैं तो उसके लिए एग्जैक्ट पावर निकालने का काम आता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई आपको डाउट्स या कमेंट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं, धन्यवाद।